स्वागत है आपका दोस्तों। यूक्रेन रशिया वॉर को स्टार्ट हुए एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस पिछले एक साल में इस वॉर में कभी यूक्रेन तो कभी रशिया आगे रहे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये वॉर स्टार्ट ही ना होती। दोस्तों, ऐसा हो सकता है अगर यूक्रेन और रशिया एक ही कंट्री का पार्ट हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन की। क्या हो अगर आज सोवियत यूनियन दोबारा रीयूनाइट हो जाए। आज एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस करते हैं कि सोवियत यूनियन आज दोबारा बन जाए तो क्या होगा। प्रेजेंट का सोवियत यूनियन और प्रेजेंट टाइम यूएसए में क्या कंपैरिजन होता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस सोवियत यूनियन के वापस आ जाने से जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता। आइए इन सवालों के आंसर ढूंढने के इस वीडियो में कोशिश करते हैं। The USSR was the strongest communist force the world ever saw. One of the most powerful regimes to ever exist on Earth, and the only nation capable of going toe-to-toe with the might of the American military. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. The Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. Must crush capitalism. हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। सोवियत यूनियन के बनने से पहले रशिया एक मोनार्की थी जिसे किंग या रशियन में सार द्वारा रूल किया जाता था। लास्ट रशियन सार निकोलस II ने 1917 तक रूल किया। साल 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन में कम्युनिस्ट फोर्सेस रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो कर देती है। इस रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद 1918 से 1921 में 4 सालों तक रशिया में सिविल वॉर होता है, और फाइनली 1922 में रशियन, ट्रांसकॉकेशियन, यूक्रेनियन और बेलारूसियन रिपब्लिक्स के यूनिफिकेशन के साथ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का फॉर्मेशन होता है। 2 सालों के बाद ही साल 1924 में लेनिन की डेथ हो जाती है, और इसके बाद सोवियत यूनियन पर रूल आता है जोसेफ स्टालिन का। स्टालिन के रूल में सोवियत यूनियन एक पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेवलप करता है। लेकिन स्टालिन ने एक क्रूअल तानाशाह के जैसे रूल किया। जिसने भी स्टालिन को अपोज किया उसे ख़त्म कर दिया गया, और लगभग 14 मिलियन लोगों को गुलाग में भेजा गया। गुलाग दरअसल एक स्पेशल जेल्स का नेटवर्क था जिसमें जो लोग स्टालिन के विरोध में रहते थे उन्हें भेजा जाता था। इस गुलाग में मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई। साल 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाती है, और इसके बाद 1964 तक सोवियत यूनियन को रूल करते हैं निकिता क्रुश्चेव, और इनके बाद 1964 से 1982 तक यूएसएसआर पर रूल करते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। ये वही टाइम है जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार अपने पीक पर होता है। यूएसए के साथ न्यूक्लियर आर्म्स रेस और स्पेस रेस में यूएसएसआर की इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन स्पेंड होता है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर के लोग डिक्टेटरशिप और ब्यूरोक्रेसी से परेशान होते जाते हैं। दोस्तों, यूएसएसआर को एक बड़ा झटका लगता है जब सोवियत अफगान वॉर में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़ती है। दरअसल इस वॉर में एक तरफ अफगानिस्तान की प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसे बैक कर रही थी सोवियत यूनियन, तो दूसरी तरफ अफ़गान मुजाहिदीन थी जिसे सपोर्ट था यूएसए और पाकिस्तान का। ये वॉर 1979 से 1989 तक लगभग 10 सालों तक चलती है, और इसमें सोवियत यूनियन के 15,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की जान जाती है। ये एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट बनता है सोवियत यूनियन के कोलैप्स में। यूरी एंड्रोपो ने 1982 से 1984 तक और कॉन्स्टेंटाइन चेरनेंको ने 1984 से 1985 तक यूएसएसआर को रूल किया। यहाँ जानने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी लीडर्स रहे सोवियत यूनियन में, उन्होंने बहुत हद तक
स्टालिन के रास्ते को ही अपनाया। लेकिन अब 1985 में यूएसएसआर के लीडर बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो रखते थे, लेकिन साथ में उनका ये भी मानना था कि सर्वाइवल के लिए सोवियत यूनियन में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। इन्होंने 2 पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसमें पहली थी ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस, जिसमें लोगों को पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला, और दूसरी पॉलिसी थी पेरेस्ट्रॉइका यानी रिकन्स्ट्रक्टिंग, जिसमें सोवियत इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के अटेम्प्ट किया गया। इसमें गोर्बाचेव ने इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज किया और आम लोगों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट के रोल को कम कर दिया। गोर्बाचेव को विश्वास था कि ये पॉलिसीज़ सोवियत यूनियन को फ़ायदा पहुंचाएंगी, लेकिन असलियत में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये पॉलिसीज़ लोगों को मोटिवेट करती है कि लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस मिले और ज़्यादा फ्रीडम मिले। गोर्बाचेव के रूल में ही सोवियत यूनियन को अफगान वार से अपने सोल्जर्स वापस बुलाना पड़ता है, और गोर्बाचेव ने उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के साथ एक न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी भी साइन की। 1989 में ईस्टर्न यूरोप में जहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया गया, और नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया, जिससे कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। अब यहाँ मिखाइल गोर्बाचेव चाहते तो आर्मी भेजकर इन रिवॉल्यूशंस को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोवियत आर्मी भेजने से मना कर दिया, और इस सब के लिए साल 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। अब बाकी देशों में हुए रिवॉल्यूशंस को देखकर यूएसएसआर के अंदर भी आज़ादी की मांग उठने लगी। सबसे पहले बाल्टिक रीजन एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया ने इंडिपेंडेंस की डिमांड करी, और धीरे धीरे बाकी सोवियत रिपब्लिक्स में भी इंडिपेंडेंस की डिमांड उठने लगी। 25 दिसंबर 1991 7:32 PM मॉस्को टाइम में सोवियत फ्लैग को रिप्लेस करता है रशियन रिपब्लिक फ्लैग, और सोवियत यूनियन के स्टेट एंथम को लास्ट बार प्ले किया जाता है। इसके साथ ही यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 15 देशों में टूट जाता है। ये देश हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लैटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। अब अगर सोवियत यूनियन वापस यूनाइट हो जाए तो इस यूनियन में यही 15 देश एक हो जाएंगे, मतलब यूक्रेन और रशिया भी एक कंट्री बन जाएंगे, और रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर का भी दी एंड हो जाएगा। अगर टोटल एरिया वाइज देखें तो सोवियत यूनियन का टोटल एरिया लगभग 22.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का होगा, जो कि 7 टाइम्स है इंडिया के एरिया के, और 2.5 टाइम्स है यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल एरिया के। इस हिसाब से ये देश अर्थ की लैंड सरफेस का 1/6 पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा। सोवियत यूनियन ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 10,900 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होगा, जिसमें वर्ल्ड के 11 टाइम जोन्स कवर होंगे। अगर सोवियत यूनियन के वेस्टर्न रीजन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ईस्टर्न रीजन में उस समय रात के 10 बज रहे होंगे। सोवियत यूनियन के वेस्ट में है नॉर्वे, फिनलैंड, बाल्टिक सी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, जबकि साउथ में है ब्लैक सी, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। सोवियत यूनियन के नॉर्दर्न बॉर्डर को ड्रॉ करता है आर्कटिक ओशियन, और ईस्टर्न बॉर्डर को ड्रॉ करता है पैसिफिक ओशियन। सोवियत यूनियन की कैपिटल होगी मॉस्को, और यहाँ की करेंसी होगी सोवियत रूबल। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट टाइम में सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन है लगभग 300 मिलियन। पॉपुलेशन रैंकिंग में ये यूनाइटेड स्टेट्स के बाद 4th पोजीशन में होगा। टॉप 5 सोवियत सिटीज़ की बात करें तो वो होंगी मॉस्को, लेनिनग्राड, कीव, ताशकंद और बाकू। अब अगर जीडीपी की बात करें तो 2023 में सोवियत यूनियन की जीडीपी होगी लगभग $3 ट्रिलियन की। इस हिसाब से सोवियत यूनियन जीडीपी रैंकिंग में यूके के बाद 7th पोजीशन में आ जाएगा। फिलहाल रशिया की जीडीपी रैंक 9 है। अगर हम इसे कंपेयर करें यूएसए से
तो यूएसए की जीडीपी फ़िलहाल 25 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अगर अब आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो सोवियत आर्मी में टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 2.42 मिलियन है, जो कि किसी भी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। सेकेंड नंबर पे चाइना के टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 2.1 मिलियन है, जबकि यूएसए के पास 1.3 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। सोवियत यूनियन के पास सबसे ज़्यादा 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यूएसए के पास भी 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वर्ल्ड के 90% न्यूक्लियर वेपन्स इन्हीं दो कंट्रीज़ के पास रहेंगे। यहाँ ये बात जानना इम्पॉर्टेंट है कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तब सोवियत यूनियन के बहुत से रिपब्लिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स थे, इंक्लूडिंग यूक्रेन, लेकिन इस न्यूक्लियर आर्सेनल पर कंट्रोल केवल रशिया का था, जिस कारण सभी न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज़ को अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को देना पड़ा। साल 1989 में सोवियत यूनियन एनर्जी रिसोर्सेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, कंट्रीब्यूटिंग 21% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी, जबकि यूएसए का कंट्रीब्यूशन 20% का था। और प्रेजेंट में भी सोवियत यूनियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी रिसोर्स प्रोड्यूसर होगा। सोवियत यूनियन का टोटल डिफेंस बजट लगभग 105 बिलियन डॉलर्स का होगा, जबकि यूएसए का डिफेंस बजट प्रेजेंट सोवियत यूनियन से 8 टाइम्स ज़्यादा लगभग 816 बिलियन डॉलर्स का है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि प्रेजेंट यूएसए मिलिट्री के मामले में प्रेजेंट सोवियत यूनियन से पावरफुल है। ईयर 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के साथ 8 और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक मिलिट्री अलायंस नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सोवियत यूनियन ने भी इसके रिस्पॉन्स में ईयर 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। इसमें सोवियत यूनियन के अलावा अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इस पैक्ट का भी एंड हो गया। तो अगर सोवियत यूनियन वापस बनता है तो नेटो के रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन एक मिलिट्री अलायंस बनाएगा। ये देखिए नेटो और वार्सा पैक्ट कंट्रीज़ का ईयर 1987 का मिलिट्री कंपैरिजन। और अगर ऐसा होता है तो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच फिर से कोल्ड वार स्टार्ट हो सकती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको नेटो और वार्सा पैक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर भी एक डिटेल में वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल नेटो के 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेटो के अपोजिशन में सोवियत यूनियन को साथ मिलेगा चाइना का। सोवियत यूनियन और चाइना दोनों मिलकर नेटो को चैलेंज कर सकते हैं। सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशंस हिस्ट्री में हमेशा से अच्छे रहे हैं। ईयर 1971 में साइन की गई इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसके कारण ही सोवियत यूनियन ने 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया की हेल्प की थी। सोवियत यूनियन के बनने से यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच फिर से प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अफगानिस्तान में फिर से सोवियत यूनियन वापस जा सकता है। साथ ही सोवियत यूनियन के सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। सोवियत यूनियन के वापस प्रेजेंस में आने से दुनिया में मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन साथ में सोवियत यूनियन वापस आता है तो कम्युनिज्म का एक बार फिर से राइज होगा और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ का दुनिया के कई देशों में इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। एक तरफ यूएसए और अलाइड कंट्रीज़ होंगी तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और इसकी अलाइड कंट्रीज़। जब भी दो पावर्स एग्जिस्टेंस में होती है तो एक पावर हमेशा दूसरी पावर से आगे निकलना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बढ़ जाएगा। सोवियत यूनियन के वापस आने से बहुत से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान और यूक्रेन रशिया बॉर्डर इशू खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस को यूरोप में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। हालांकि अब सोवियत यूनियन के वापस यूनाइट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब ज़्यादातर फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स नेटो का पार्ट हैं और सभी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स को एक साथ लाकर एक कंट्री बनाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है आप कमेंट करें। जय हिंद।